अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? कल वज़ीर साहब ने कौम को अपनी शक्ल और अपनी आवाज़ सुनाई और उस आवाज़ सुनाने के अंदर अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गुलअफशानी की कि कौम हैरत से देखने लगी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, उसे एक बड़ा टेक्नोक्रेट जो होगा चलाएगा और उसके बाद वो पाकिस्तान का मुकद्दर बदल देगा। तो ये जो डिस्कनेक्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब का हालात से, इसकी वजह क्या हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी जिसके बारे में हमें ये ख्वाब दिखाया जा रहा था बार बार कि जब प्रोफेशनल लोग आएंगे तो पाकिस्तान कमाल कर देगा, तो अब वो प्रोफेशनल लोग हैं कहाँ पे जो वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियों पर झंडे लगे हुए हैं, जिनको दफ्तर मिले हुए हैं, जो कभी दुबई चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, कभी वो इस जगह पे कभी उस जगह पे, लेकिन वो कौम को शक्ल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक उन्होंने मुल्क को, आवाम को कोई ब्रीफिंग नहीं दी। तो ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये लोग हैं कहाँ पे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये जो सूरत हाल है सड़कों की ऊपर और जो कुछ डिस्कनेक्ट हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है, ये एंड अप कहाँ पे होगी और क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी शक्ल भी दिखाई और कौम को अपनी आवाज़ भी सुनाई, और जब आवाज़ सुनाई जा रही थी उसके अंदर 3-4 नुक्ते बड़े ही दिलचस्प थे। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसको ओवर प्ले किया जा रहा है, यानी इतना मसला है नहीं जितना इसको ढंढोरा पीटा जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये मसला इतना नहीं है तो लोग खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं? सर, लोग बिल क्यों जला रहे हैं? लोग सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? लोगों ने मार्केट्स क्यों बंद की हुई हैं? लोग हुकूमत को या निगरान हुकूमत को या जिम्मेदारों को तलाश क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ साथ जो सियासी जमातें वो बार बार क्यों कह रही हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं? मेरा ख्याल है शायद एक डिस्कनेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हालात का इदराक ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि आम आदमी को इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल का सामना है, लोग किस करब से गुजर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये बिल तो देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि आवाम तो बिल दे ही रही है और आवाम को बिल देने ही पड़ेंगे। अब सवाल ये कि ये जो आपने आवाम को कुन छुरी से काटना शुरू किया, वसीबा करना शुरू किया, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कि देखें, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक जो यूनिट बिजली है उसकी कीमत आपने रख दी है 58 रुपये, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप ये कहते हैं कि 58 रुपये इसकी वैल्यू है क्योंकि उसकी वजह यह कि हम महंगी बिजली बना रहे हैं, हम आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, ठीक है, सही बात है। अब 1000 यूनिट एक बंदे ने इस्तेमाल की। अब देखें 58 रुपये का पर यूनिट है और 1000 रुपये से आपने मल्टीप्लाई करना है तो कितने पैसे बन गए? 58,000 रुपये बन गए, ऐसे ही है ना। लेकिन बिल जो है वो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है या 2.25 लाख रुपए का आ रहा है। तो अब ये जो बिल के अंदर वेरिएशन है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि आपने, ठीक है, आप एक महंगी बिजली दे रहे हैं और पूरे रीजन के अंदर ये बिजली सबसे महंगी है। श्रीलंका चले जाएं, सस्ती बिजली है, और श्रीलंका क्या है, ये डिफॉल्ट से क्रॉस करके निकला हुआ मुल्क है। आप बांग्लादेश चले जाएं, 12-13 रुपए की बिजली। इंडिया चले जाएं, 12-13 रुपए की बिजली। आप इसके साथ बर्मा चले जाएं, सस्ती बिजली। चाइना चले जाएं, फ्री बिजली। जापान चले जाएं, इससे सस्ती बिजली, जबकि आप उसका टर्नओवर देख लीजिए जापान का। इवन आप अफगानिस्तान चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको सस्ती बिजली मिल रही है। तो पूरे रीजन में एक तो सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं, 58 रुपये यूनिट। अब अगर 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो अगर मैंने 1000 यूनिट इस्तेमाल की है तो मुझे 58,000 रुपये बिल आना चाहिए। लेकिन जब बिल आ रहा है मेरे पास तो वो 1.5 लाख, 2.25 लाख, इवन 3-3 लाख रुपए भी लोगों को बिल आ रहा है उससे 1000 यूनिट के साथ। तो अब सवाल ये है कि फिर जस्टिफिकेशन क्या है इस चीज़ की कि आपने एक तो पहले आपने बिजली महंगी बेची और फिर उसके साथ आपने 9 टैक्सेस लगा दिए आपने। और जब आपके पास टैक्स लगाने की कोई मोहलत नहीं मिली, आपको कोई गुंजाइश नहीं मिली, तो आपने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको कहते हैं मजीद टैक्स। कि अब सारे टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं, कि सेल्स टैक्स ख़त्म हो गया आपके पास, वेल्थ टैक्स ख़त्म हो गया आपके पास, सारे अल्फाज जो टैक्सेस से रिलेटेड थे वो सारे आपने इस्तेमाल कर लिए। अब आपके पास टैक्स लगवाने की कोई लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहा, तो आपने उसके इजाफी टैक्स नाम रख दिया, आपने उसका मजीद टैक्स नाम रख दिया। तो इसके बाद एक ही टैक्स बचता है कि आप एक खुरक टैक्स भी लगा दें, एक खारिज टैक्स भी लगा दें कि लोग जो हैं वो बिल को देखें और उसके बाद खारिज करें और उसके ऊपर भी टैक्स हो, यही बचता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हैं सारी सूरत हाल से, उनको चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म की हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन हो सकते हैं। देखें, आप निगरान ही सही, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी हुकूमत को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि हुकूमत तो इसके बावजूद आप हैं।
अगर आप आधा घंटे पहले भी आप कुर्सी पे बैठे हैं तो लोगों का एहतजाज आपसे ही होगा, लोग आपसे पूछेंगे। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक जज साहब हैं, उनको अपॉइंट कर दिया गया और वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए हैं और बैठते ही उनके सामने एक फाइल आ गई है और सामने दो वकील खड़े हैं, सामने एक मुलज़म खड़ा है और अब एक वकील जिरा कर रहा है, फिर दूसरा वकील जिरा कर रहा है, सामने मुलज़म खड़ा है। वो उम्मीद से जज साहब की तरफ देख रहा है और जज साहब इसलिए फ़ैसला नहीं कर रहे कि मैं तो अभी आया हूँ, या वो सज़ा देते हुए ये कहते हैं कि भाई मैं तो आधा घंटा पहले आया हूँ, लिहाजा मैं आपको सज़ा नहीं दे सकता, या फिर मैं आपको सज़ा देता हूँ या मैं आपको बरी नहीं करता। नहीं, जब आप कुर्सी पे बैठ गए हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं तो फिर लोग आपके सामने एहतजाज करें, फिर इन लोगों को रिलीफ देना आपका काम है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ की जिम्मेदारी है, हमारा फ़लाँ शख्स जो है ना हमारा हाथ बांध के चला गया है, जब तक ये हाथ खुलेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्यों फिर इस कुर्सी पे बैठे हैं? आप चले जाएं, छोड़ दें इसको, किसी और को आने दें जिसके पास हो सकता है कोई रेमेडी हो, जिसके पास हो सकता है कोई गुंजाइश हो, जिसके पास हो सकता है कोई ना कोई सोल्यूशन हो इसके बाद। और अब सूरत हाल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये है कहाँ पे, कि अभी सिर्फ एक क्राइसिस पैदा हुआ है और उस क्राइसिस में भी पूरी गवर्नमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। मैं से कुछ वजीरों के मैं नाम लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है आपके सामने आए हैं, 15 दिनों में पहली मरतबा उन्होंने कौम से खिताब किया है और अपना माफी ज़मीर बयान करने की कोशिश की। इससे पहले ये कहाँ थे? कुछ तस्वीरें छपती थी इनकी। फिर सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, ये टेलीविज़न पे कुछ 2-4 शोज़ हैं जिनके अंदर नज़र आते हैं, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़े लेवल पे नज़र नहीं आते आपको। और किसी सवाल का या किसी इशू की सलूशन की प्लानिंग इनके पास भी नहीं है। इनसे पूछा जाए ना कि जी आप बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद इस वक्त तहरीक चला रहे हैं उनके साथ डायलाग करने का क्या तरीका है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास शमशाद अख्तर साहिबा हैं जिन्हें बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट समझा जाता है और इससे पहले भी वो वज़ीर ख़जाना रही हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के ये कह दिया था कि मैं तो तैयार ही नहीं थी और मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि सूरत हाल इतनी ख़राब है। और इनके इस बयान का कमाल ये हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि अगले दिन ही पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा गर्क हो गया। यानी आपको ये तक नहीं पता कि मेरा जो बयान है ये हेडलाइन बनेगा और इस हेडलाइन का ये नतीजा निकलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी और डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर चला जाएगा। और अभी तक उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है। भाई अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन ही नहीं था तो आपको फिर वज़ीर ख़जाना बनने की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ साथ डॉक्टर वकार मसूद साहब के साथ उनकी लड़ाई शुरू हुई है। तो आपकी छोटी सी कैबिनेट है, थोड़ा सा आपके पास वक्त है और आपने एक दूसरे के साथ सींग फंसा ली, आपने लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर इस इकानमी को बेहतर किस तरह बनाना है। और इसके साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैंने इनकी तारीफ़ भी की थी पहले, लेकिन आप देख लें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है वो किसी के शो में नहीं गए, उन्होंने किसी जगह अपनी गवर्नमेंट की एडवोकेसी नहीं की। तो अगर वो पहले जर्नलिस्ट थे तो आपके उस वक्त इनके मौक़िफ़ सुने आप। इनको महंगाई बड़ी तकलीफ़ देती थी, इनको पेट्रोल की कीमतें बड़ी तकलीफ़ देती थी, इनको बिजली की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी, जो गैस की शॉर्टेज है उसके ऊपर बड़ी तकलीफ़ होती थी। इतने बड़े बड़े इनके पास फार्मूले थे मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास, और अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बल्कि जो पहला बयान आया था मुर्तज़ा सोलंकी साहब का वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा जी कि कैसे हो सकता है कि महंगी बिजली जो है वो ख़रीद के हम सस्ती बिजली बेचते हैं। भाई इससे पहले तो आप ये कह रहे थे कि सस्ती बिजली बेचा करें, क्यों आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं? तो उसके साथ ही मुर्तज़ा सोलंकी साहब को देख लीजिए। फिर जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे लेकिन उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। आप किसी जगह उनकी प्रेजेंस देख लें कि किसी जगह उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा हो या उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स के मामले में कोई बात कर ली है। वो सिर्फ एक बुरी खबर सुनाते हैं कि मेरी सेक्रेटरी ख़ारजा, अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कब होंगे। तो ये खुशखबरी उन्होंने सुनाई अब तक जलील अब्बास जिलानी साहब ने, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे। तो कहाँ हैं वो? क्या कौम ने उनको देखा? वकार मसूद साहब जो है वो ज़ाहिर है उनको इसहाक डार साहब छोड़ गए हैं इस मुल्क की निगरानी के लिए, तो वकार मसूद साहब कहाँ पे? इनके साथ साथ मोहम्मद अली साहब, ये बिजली के वफाकी वज़ीर हैं। क्या कौम ने इस क्राइसिस में मोहम्मद अली साहब को देखा किसी जगह कि वो आके बता रहे हो कि बिजली का क्राइसिस क्या है और हम इसको, हमारे पास फार्मूला क्या है इसको ठीक करने का? फिर आप अनवर अली हैदर साहब को ले लें, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, तो क्या आपने अनवर अली हैदर साहब को किसी जगह देखा है कि वो चलें डिफेंस का ही डिफेंस कर रहे हो किसी जगह पे? फिर गोहर एजाज साहब हैं, सनत और पैदावार के वफाकी वज़ीर हैं और टेक्सटाइल के वफाकी वज़ीर भी हैं, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं बड़ा मदा हूँ इनका। लेकिन क्या किसी जगह आपने उनको देखा है
कि उन्होंने कोई पॉलिसी दी हो, ये बताया हो कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं और इनके सोल्यूशन का हमारे पास ये फार्मूला है। क्या इन्होंने किसी जगह कहा? फिर समी सईद साहब हैं प्लानिंग के, वो वफाकी वज़ीर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, कि आपने किसी जगह उनको देखा कि वो जो पाकिस्तान की प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात कर रहे हो? ये बता रहे हो कि ये क्राइसिस है, इसको सॉल्व करने का हमारे पास ये प्लान है। फिर मदद अली सिंधी साहब तालीम के वफाकी वज़ीर हैं, क्या आपने किसी जगह पे उनको तालीम पे बात करते हुए देखा किसी जगह? फिर डॉक्टर नदीम जान साहब हैं, वो सेहत के वफाकी वज़ीर हैं। पाकिस्तान की सेहत देख लीजिए, फिर डॉक्टर नदीम जान साहब को देख लीजिए, क्या किसी जगह वो अपीयर हुए? फिर खलील जॉर्ज साहब हैं, ये इंसानी हकूक़ के वफाकी वज़ीर हैं। और जड़ांवाला के इतना खौफनाक वाक़या हुआ कि आपने किसी टेलीविज़न शो में इनको देखा कि जहाँ पे वो बात कर रहे हैं? और ये चंद वज़रा का नाम मैंने लिया है और अभी लिस्ट बड़ी तवील है। आप हैरान होंगे कि ये किस किस्म के निगरान हैं कि इनको अपनी निगरानी का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पाकिस्तान को चलाना कैसे। और ये वो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये वो शहजादे थे जिनके बारे में पिछले 10, 15, 20 साल में हम सुन रहे थे कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी, उनके पास मुकम्मल सोल्यूशन होगा, वो पाकिस्तान को डी-रेल होते हुए पाकिस्तान को दोबारा रेल पर लेकर आएंगे और फिर पाकिस्तान फराटे भरेगा, बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि ये जो सियासतदान हैं, इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, इनकी कुछ कंपल्शंस हैं, और इन मजबूरियों के साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए बड़े फैसले नहीं कर सकते, बोल्ड फैसले नहीं कर सकते। और बोल्ड फैसले करने के लिए हमें टेक्नोक्रेट्स की टीम चाहिए। तो अब आप देख लें कि इस पूरी कैबिनेट के अंदर सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, लेकिन इन टेक्नोक्रेट्स का कमाल ये है कि ना ये मसले को समझ रहे। इवन शमशाद अख्तर साहबा ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता थे हालात इतने ख़राब हैं। भाई, आप इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आपको नहीं पता तो क्या मुझे पता होगा कि पाकिस्तान के हालात कहाँ पे? और आप इतने बच्चे थे, इतने काके थे आप, कि आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं, और उसके लिए वज़ीर बनना ज़रूरी था कि आप वज़ीर बनेंगे, फिर आपको पाकिस्तान के हालात का पता चलेगा। जबकि इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको अगले 10, 15, 20 साल का पूरी दुनिया के बारे में पता होता है, तो आपको इस चीज़ का भी पता नहीं था। और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पे कुछ रिलीफ नहीं दे सकते किसी को, तो फिर आप आए क्यों हैं? आखिर क्या ज़रूरत क्या थी आपकी? तो ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो है, ये मेरा ख्याल है 15 दिनों के अंदर ही फेल हो गई, और इसने एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी है कि जिसको अब फिल करना पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए और इस ममलकत के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। और अगर ये इसी तरह चलती रही तो मेरा ख्याल है एक ऐसा खौफनाक क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो रहा है कि जो इमरान खान साहब भी पैदा नहीं कर सके थे, बल्कि आज तक जितने सियासतदान गुजरे हैं वो मिलकर भी इतना बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं कर सकते थे जितना बड़ा क्राइसिस इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने कर दिया। तो अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट और ये टेक्नोक्रेट इतने ही ज़बरदस्त थे, तो फिर ये ज़बरदस्ती आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्राइसिस है इसको सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं होगा। अब अगर ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो पाकिस्तान के अंदर मुझे महसूस होता है कि डॉलर 500 तक चला जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। अब देखें आप कि एक साइड पे बिजली के बिल और दूसरी साइड पे पेट्रोल की कीमतें। हो सकता है वाकई हुकूमत के पास कोई रिलीफ का ऑप्शन ना हो, लेकिन आप एतमाद में तो लें लोगों को, आपके पास कोई ना कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना जी। आप अगर डॉक्टर हैं और डॉक्टर ये कहता है कि मरीज़ जो अल्लाह के हवाले, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर डॉक्टर किस चीज़ के हैं भाई? तो फिर क्यों लोग आपके पास आएंगे? आपका काम है कि आप अल्टरनेट दें, कि यही प्लानिंग होती है, ये सोल्यूशन होता है। दुनिया में बड़े अल्टरनेट हैं। मैं सिर्फ ईरान की मिसाल आपको देता हूँ। तेहरान के अंदर ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर उन्होंने एक फार्मूला बना दिया था कि एक दिन में 8 नंबर की गाड़ियाँ आएंगी और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ बाहर आएंगी। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे सारी गाड़ियाँ बाहर नहीं निकलती, बस 8 नंबर की गाड़ियाँ जो एक दिन और दूसरे दिन जो है इवन नंबर की गाड़ियाँ। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक आधी हो जाती। फिर वहाँ पे अगर एक गाड़ी के अंदर सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है तो वो स्लो लेन में सफ़र कर सकता है, और अगर पूरी गाड़ी भरी हुई है तो उसके अंदर जो है ना फास्ट लेन है उनके लिए। तो तेहरान जैसे शहर के अंदर ईरान जैसे मुल्क ने भी मसला हल कर लिया। तो आप भी कुछ सोल्यूशन तो दें, यही सोल्यूशन दे दें कि जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं उन सब के लिए पेट्रोल सस्ता होगा, और जो गाड़ियाँ बड़ी होती जाएंगी पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा। यही सोल्यूशन दे दें, या फिर ये सोल्यूशन दे दें आप कि जी हम इस तरह कर रहे हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप 8 और इवन नंबर्स की गाड़ियों का ही फैसला कर लें, और फिर लोगों को मजबूर करें कि वो शेयरिंग करें इसमें ट्रांसपोर्ट में, ताकि मामला जो है सेटल हो जाएँ। फिर और नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बढ़ा लें और लोगों को इनकरेज करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँ। कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट किस चीज़ की हैं? यानी ना आप इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन के बारे में आपका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है, और ना ही आप पाकिस्तान की इकानमी को संभाल रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं जी हमारे पास मुद्दत नहीं है, हमारे पास मैंडेट नहीं है।
और उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी हमें तो चीज़ों की समझ नहीं आती। फिर आप उसके साथ ये भी कहते हैं कि जी हमने तो मीडिया के अंदर अपीयर नहीं होना। तो फिर आप हैं कौन? आपने करना क्या है? आप किस लिए आए हैं? कि आप पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं?